पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है देखिए इफ एबीसीडी इज इक्वल टू 24 देन डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर एबीसीडी का कोड 24 हो तो डी का कोड क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो इसको करने के लिए यहां पर एबीसीडी का कोड कैसे 24 लिखा गया है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए यहां पर हम लोग पहले तो एबीसीडी को लिखेंगे एबीसीडी। अभी देखिए ए का पोजीशन को अगर हम लोग लिखे तो ए का पोजीशन होता है आपका 1, बी का पोजीशन होता है आपका 2, सी का पोजीशन होता है आपका 3 और डी का पोजीशन होता है आपका 4। तो यहां पर 4 अल्फाबेट था, चारों अल्फाबेट का पोजीशन हम लोगों ने लिख लिया। अभी देखिए यहां पर एबीसीडी का कोड लिखा गया है 24। तो ये जो 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर है 1 2 3 4, ये चारों नंबर को अगर हम लोग गुना करें तो देखिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 24। दैट मीन्स ये जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट का जो पोजीशन है वो पोजीशन का जो नंबर है उन नंबर को गुना करके ये कोड लिखा गया है। तो हम लोगों को तो पैटर्न मिल गया। अभी यहां पर हम लोग डी का कोड आराम से बोल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डीई, डी का पोजीशन है आपका 4 और ई का पोजीशन है आपका 5। तो यहां पर दैट मीन्स हम लोगों को गुना करना है 4 और 5 को। तो 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 20, और 20 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर दिया गया है देखिए माउस का कोड अगर PRUQC हो, माउस का कोड अगर PRUQC हो तो शिफ्ट का कोड हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा माउस का कोड। माउस का कोड कैसे PRUQC लिखा गया है ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आराम से शिफ्ट का कोड बोल सकेंगे। तो यहां पर देखिए MNOP दैट मीन्स यहां पर M के बाद 3 प्लेस छोड़ के P लिखा गया है। O के बाद देखिए R लिखा गया है। तो O PQR, तो यहां पर भी देखिए 3 प्लेस छोड़ के R लिखा गया है। देन यहां पर देखिए U सेम रखा गया है। यहां पर देखिए U सेम रखा गया है। दैट मीन्स थर्ड अल्फाबेट, यहां पर थर्ड अल्फाबेट I है तो थर्ड अल्फाबेट I ही रहेगा। उसके बाद देखिए A से यहां पर Q है। तो यहां पर देखिए S से माइनस पीछे आया है, पीछे आके ही Q लिखा गया है क्योंकि QRS। तो S से कितना प्लेस पीछे आया गया है, S से 2 प्लेस पीछे आया गया है। तो यहां पर S से 2 प्लेस पीछे आया गया है। उसके बाद देखिए EC दैट मीन्स CDE, तो E के नीचे C है दैट मीन्स E से अगर हम लोग 2 प्लेस पीछे आएंगे तो C मिलेगा। तो यहां पर भी -2 किया गया है। अभी इसमें आइए देखिए +3 तो +3 S के साथ +3 करेंगे STUB। तो यहां पर देखिए +3 करने के बाद कितना मिल रहा है, देखिए कौन सा अल्फाबेट मिल रहा है, B मिल रहा है। तो यहां पर हो जाएगा आपका B। अभी देखिए पहला प्लेस में B होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में पहला प्लेस में B है तो हम लोगों को तो आंसर नहीं मिल रहा है। उसके बाद HIJK, तो 3 प्लेस छोड़ के क्या मिल रहा है, देखिए K मिल रहा है। दैट मीन्स यहां पर क्या आएगा सो BKI देखिए BKI देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो काट जाएगा। अब यहां पर हम लोगों को और चेक करना पड़ेगा। देखिए F है, यहां पर F से -2 करना पड़ेगा। तो देखिए DEF, तो F से -2 करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए F से -2 करेंगे तो क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। तो यहां पर आ जाएगा आपका D। दैट मीन्स 4th पोजीशन में आपका D होना चाहिए और 4th पोजीशन में D देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर 4 वर्ड दिया गया है। ये चारों वर्ड में से कौन सा ऑड वन है, कौन सा ऑड वन मतलब कौन सा अलग है। मतलब यहां पर 3 वर्ड सेम है, 1 वर्ड अलग है। तो वो कौन सा वर्ड अलग है, तीनों वर्ड में से वो वर्ड हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहां पर पिन, निडल और स्क्रू ये क्या है, देखिए ये तीनों को, जैसे कि हम लोग मान लीजिए एक कैलेंडर, वॉल में एक कैलेंडर चिपकाना है,
वॉल में एक कैलेंडर लटकाना है तो उसके लिए हम लोग इधर पिन को लगाएंगे या फिर निडल को लगाएंगे या फिर स्क्रू लगाएंगे, और ये तीनों को लगाने के लिए हम लोगों को हैमर का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर ये जो पिन, निडल और स्क्रू है ये तीनों सेम है, यहां पर हैमर अलग है। दैट मीन्स यहां पर हैमर जो वर्ड है ये वर्ड बाकी तीनों में से अलग है, तो हैमर वर्ड यहां पर ऑड वन हो जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक मैथमेटिक्स का टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है देखिए 15 men वर्किंग 9 hours a day can complete a work in 16 days, then 18 men working 8 hours a day can complete the work in how many days। मतलब अगर 15 men किसी एक काम को करे 9 hours पर डे करे तो 16 डेज लगता है। ठीक उस सेम काम को अगर 18 men करे और हर दिन में अगर 8 घंटा काम करे तो कितना दिन में कंप्लीट होगा ये काम। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है आपका M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। M1 मीन्स नंबर ऑफ मेन, D1 मीन्स नंबर ऑफ डेज एंड T1 मीन्स नंबर ऑफ आवर्स। तो यहां पर देखिए पहला कंडीशन में देखिए नंबर ऑफ मेन कितना है 15, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 15 इंटू में D1 मीन्स नंबर ऑफ डेज कितना है 16, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 16 इंटू में T1 मीन्स नंबर ऑफ आवर्स कितना है 9, तो इंटू में लिखेंगे हम लोग 9 इज इक्वल टू M2 मतलब सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ मेन कितना है 18, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 18 इंटू D2 मीन्स नंबर ऑफ डेज, और D2 हम लोगों को निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज D2 हम लोग यहां पर ऐसे ही लिख लेंगे, और T2 मीन्स नंबर ऑफ आवर्स कितना है 8, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 8। अभी देखिए यहां पर कैंसिल देंगे तो 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 16, तो 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में रह गया है आपका 15 और राइट साइड में रहेगा आपका D2। दैट मीन्स D2 मीन्स नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज आया है आपका 15, और 15 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों को नहीं मिला है, जस्ट ये क्वेश्चन ही मिला है। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज का देखिए कुछ खाली प्लेस छोड़ा गया है। इन खाली प्लेस में क्या क्या अल्फाबेट आएगा ये हम लोगों को निकालना है। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करने का बहुत सारा ट्रिक है। सबसे आसान ट्रिक की मदद से ही मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करूंगा। अभी यहाँ पर लास्ट 4 वर्ड को आप देखिए अच्छी तरह से, लास्ट 4 वर्ड को देखिए। लास्ट 4 वर्ड में क्या लिखा गया है ABBN। तो इस ABBN को लेके आप लोग पहले आइए, इस ABBN को लेके आप लोग पहले आइए। आने के बाद यहाँ पर 4 प्लेस छोड़ के आप लोगों को ऐसे लाइन देना है, 4 प्लेस छोड़ के ऐसे लाइन देना है, फिर से 4 प्लेस छोड़ के एक लाइन दे दीजिए, फिर से 4 प्लेस छोड़ के एक लाइन दे दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए 4 प्लेस छोड़ के, मतलब 4 अल्फाबेट मिलके ही यहाँ पर वर्ड बनाया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस ABBN को लेके पहले आए तो ए देखिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बी लिखे तो ABB, उसके बाद क्या आएगा N। तो ये देखिए पैटर्न यहाँ पर तो मैच हो रहा है। सेम पैटर्न को लेके हम लोग यहाँ पर जाएंगे, अगर यहाँ पर भी मैच हो गया दैट मीन्स हम लोगों को आंसर तो मिल गया। यहाँ पर देखिए A, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए B, दैट मीन्स यहाँ पर भी B लिखेंगे, ABBN सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आइए देखिए BB यहाँ पर है तो उससे पहले तो A आना चाहिए, तो ABB, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए N आना चाहिए, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर पहला खाली प्लेस में B होगा, नेक्स्ट खाली प्लेस में N होगा, नेक्स्ट खाली प्लेस में B होगा, नेक्स्ट खाली प्लेस में B होगा, नेक्स्ट खाली प्लेस में A होगा, और नेक्स्ट खाली प्लेस में N होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, खाली प्लेस में BN BB AN आना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में और भी सॉल्व करूंगा, और सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब सॉल्व करूंगा तो आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छे कंटेंट में फ्री में ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और कैलेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा ही जाता है रीजनिंग टॉपिक से। तो यहां पर ध्यान से कैलेंडर रीजनिंग का जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको आप लोगों को समझना है। इस क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द कैलेंडर ऑफ 1999 विल रिपीट इटसेल्फ इन, मतलब 1999 का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। मतलब 1999 का जो कैलेंडर है, 1999 का कैलेंडर जैसा कैलेंडर और कब आएगा ये हमको बताना है।
अब यहां पर कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान से समझना है और मैं यहां पर ट्रिक की मदद से ही आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले तो यहां पर जो साल दिया गया है, जो ईयर दिया गया है, वो ईयर को आप लोगों को चेक करना है, वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। और लीप ईयर कैसे चेक करेंगे? लीप ईयर मतलब अगर वो ईयर, वो साल अगर 4 से डिविजिबल हो, वो साल अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो साल आपका लीप ईयर हो जाएगा। जैसे कि अभी जो 2020 चल रहा है ये एक लीप ईयर है, क्योंकि 2020 आपका 4 से डिविजिबल है, तो 2020 किस तरह का साल है? 2020 एक लीप ईयर है। और अगर हम लोग बात करें 19, अगर हम लोग बात करें मतलब मान लीजिए 1921 मैंने यहां पर लिखा है, तो 1921 ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपका नॉन लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर मतलब जो 4 से डिविजिबल होता है उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, और जो 4 से डिविजिबल नहीं होता है वो आपका लीप ईयर नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2019 एक नॉन लीप ईयर हो जाएगा। तो पहले तो आप लोगों को ईयर को, साल को चेक करना है। साल को चेक करने के बाद अगर साल लीप ईयर हो, साल अगर लीप ईयर हो, तो साल अगर लीप ईयर हो तो उस केस में वो लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है? वो लीप ईयर कैलेंडर रिपीट होगा आपका आफ्टर 28 ईयर्स। जैसे कि 2020 अगर मैं पूछूं 2020 का कैलेंडर जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो ये एक लीप ईयर है, तो इसका जैसा कैलेंडर कब आएगा? आफ्टर 28 ईयर्स। मतलब इसके साथ आप 28 को जोड़ लेना है, तो 28 आप जब जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 2048। मतलब 2020 का जो कैलेंडर है उस सेम कैलेंडर आपका 2048 में आएगा। तो ये तो लीप ईयर की बात मैंने किया। अगर वो साल लीप ईयर हो तो ये आप लोगों को लगाना है, उसके साथ जस्ट आपको 28 को ऐड कर देना है। अब मान लीजिए वो साल लीप ईयर नहीं हुआ, मान लीजिए वो साल नॉन लीप ईयर हुआ है, जैसे कि 2019 एक नॉन लीप ईयर है, और यहां पर भी 1999 जो साल दिया गया है ये भी एक नॉन लीप ईयर है। तो वो साल अगर नॉन लीप ईयर हो, तो वो साल अगर नॉन लीप ईयर हो, तो अगर साल नॉन लीप ईयर हो तो इस केस में दो केस बनता है। साल नॉन लीप ईयर हो तो आप लोगों को और एक चेक करना है। पहले तो साल को चेक करना है, साल अगर नॉन लीप ईयर मिले तो आप लोगों को और एक चेक करना है। और क्या चेक करना है? अगर नॉन लीप ईयर हो साल, तो उससे पहले का जो साल है, उससे पहले का जो साल है वो अगर लीप ईयर हो, उससे पहले का जो साल है वो अगर लीप ईयर हो, तो आप लोगों को +6 कर देना है। जो साल आपने चेक किया है वो साल अगर नॉन लीप ईयर हो, तो उससे पहले जो साल है उस साल को चेक करना है वो लीप ईयर है या नहीं। अगर वो लीप ईयर हो गया तो आपको जस्ट +6 कर लेना है। और अगर वो साल नॉन लीप ईयर हो, वो साल अगर नॉन लीप ईयर हो, तो आप लोगों को उस केस में उस साल के साथ 11 को जोड़ लेना है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर देखिए 1999, यहां पर देखिए 1999 और 1999 ये एक नॉन लीप ईयर है। ये क्या है? ये एक नॉन लीप ईयर है। तो क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है तो इस केस में आया है, तो इससे पहले का साल हम लोगों को चेक करना है। इससे पहले का जो साल है वो क्या है? 1998। इससे पहले का जो साल है वो क्या है? 1998। अब ये जो 1998 है ये लीप ईयर है या नहीं आपको चेक करना है। 1998 जो साल है ये साल आपका लीप ईयर है या नहीं आपको चेक करना है। तो 1998 देखिए ये साल आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी आपका नॉन लीप ईयर है। ये भी क्या है? ये भी आपका नॉन लीप ईयर है। तो ये भी नॉन लीप ईयर है, ये कंडीशन में आया है, तो ये नॉन लीप ईयर हुआ है। दैट मीन्स इसके साथ हम लोगों को 11 को जोड़ना है, इसके साथ हम लोगों को 11 को जोड़ना है। तो इसके साथ 1999 के साथ जब हम लोग 11 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए 9 + 1 10 का 0 कैरी में 1, 9 + 1 10, 10 + 1 11 का 1 कैरी में 1, और 19 + 1 20, तो 2010 आया है। अभी देखिए 2010 तो ऑप्शन में नहीं है। दैट मीन्स 2010 के बाद फिर से वो कैलेंडर कब आएगा ये हमको चेक करना है। तो 2010 जो है ये एक नॉन लीप ईयर है, और इससे पहले का जो साल है ये भी एक नॉन लीप ईयर है। 2009 भी एक नॉन लीप ईयर है, 2009 भी एक नॉन लीप ईयर है। दैट मीन्स 2010 जैसा कैलेंडर कब आएगा? 11 साल बाद। तो इसके साथ हम लोग फिर से 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2021, और 2021 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब मान लीजिए यहां पर आपको पूछा जाता, बताइए 1997 जैसा कैलेंडर कब आएगा?
1997 जैसा कैलेंडर कब आएगा? तो ये कि 1997 देखिए ये एक नॉन लीप ईयर है। ये क्या है? ये एक नॉन लीप ईयर है। तो इसका जैसा कैलेंडर कब आएगा चेक करने के लिए आप लोगों को इसका पहले जो कैलेंडर आता है क्या आता है? 1996, वो लीप ईयर है या नहीं चेक करना है। वो तो 1996 देखिए लीप ईयर हो रहा है, तो क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है और इसके पहले जो कैलेंडर है वो एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर के केस में हम लोगों को क्या करना है? +6 करना है। तो 1997 जैसा कैलेंडर आफ्टर 6 साल बाद आएगा। सो 1997 के साथ जब हम लोग 6 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 2003। दैट मीन्स 1997 जैसा कैलेंडर 2003 में आएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन को करना है। मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। यहां पर बोला गया है देखिए ए इज बीज ब्रदर, मतलब ए बी का भाई है। तो यहां पर मैं कुछ इस तरह से इसको बना दूंगा, ए इज बीज ब्रदर। तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ए इज बीज ब्रदर। अब ए बी का भाई है, दैट मीन्स ए का जेंडर प्लस प्लस मीन्स मेल। मेल के लिए हम लोग प्लस देंगे, मेल के लिए हम लोग प्लस देंगे और फीमेल के लिए हम लोग माइनस देंगे। ठीक है, तो प्लस से मतलब आप समझ लीजिएगा वो मेल है और माइनस से आप समझ लीजिएगा वो फीमेल है। उसके बाद देखिए सी इज डीज फादर, मतलब सी डी का फादर है। तो यहां पर कुछ इस तरह से हम लोग बना देंगे, सी डी का फादर है तो सी का जेंडर हो जाएगा आपका प्लस, तो सी डी का फादर है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट बोल रहे देखिए ई इज बीज मदर, मतलब ई बी का माँ है। तो यहां पर देखिए बी है तो ई बी का माँ है, मतलब ई ऊपर हो जाएगा और ई का जेंडर हो जाएगा आपका माइनस। उसके बाद बोल रहे देखिए ए एंड डी आर ब्रदर्स, मतलब ए और डी दोनों क्या है? भाई है। तो ए यहां पर है, डी यहां पर है, तो डी यहां पर हम लोग डी यहां पर दे देंगे और ए और डी दोनों भाई है, तो यहां पर डी का जेंडर हम लोगों को प्लस दे देना है। और सी डी का फादर है तो यहां पर सी हम लोग कुछ इस तरह से दे देंगे, सी यहां पर दे देंगे। अब यहां पर देखिए ए और डी दोनों भाई है और ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, दैट मीन्स ये तीनों आपका भाई ये तीनों, बी का जेंडर तो पता नहीं है, बी का जेंडर इधर प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो ये तीनों भाई बहन ही है। अगर जेड का जेंडर बी का जेंडर निगेटिव हो तो ये बहन होगा ए और डी का, और अगर बी का जेंडर प्लस हो तो उस केस में ये आपका डी और ए का भाई होगा। तो ये तीनों भाई बहन है, दैट मीन्स सी अगर डी का फादर है तो ए का भी फादर होगा, बी का भी फादर होगा, और ये अगर बी का मदर है तो ई डी का भी मदर होगा, ए का भी मदर होगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ये दोनों क्या है? ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। यहां पर हम लोगों को पूछा दिया गया है, देखिए यहां पर पूछा गया है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, मतलब ई सी का क्या लगता है। तो ई यहां पर है, सी यहां पर है, ई का जेंडर है निगेटिव, सी का जेंडर है पॉजिटिव और दोनों हस्बैंड वाइफ है। दैट मीन्स ई सी का क्या है? ई सी का वाइफ है। और वाइफ देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर एक लीनियर अरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कराऊंगा। ध्यान से आप लोगों को उस वीडियो को देखना है और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं कराऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।